अयोध्या न काशी, पासी की काट पासी। इस दफा मिल्कीपुर में यही चल रहा है। सारे मुद्दे विलीन हो गए, विलुप्त हो गए। केवल एक ही मुद्दा बचा, पासी पासी पासी। सारी जातियां विलुप्त हो गई लग रहा। किसी जाति के वोट की, नेता की चर्चा नहीं हो रही मिल्कीपुर में। सपा का उम्मीदवार पासी समाज से, भाजपा का उम्मीदवार पासी समाज से, और चंद्रशेखर ने आजाद समाज पार्टी, अपनी आजाद समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी के एक बागी को टिकट दे दी, वो भी पासी। यानी 3 दलों ने पासी उम्मीदवार उतार दिया। मायावती जी की पार्टी चुनाव लड़ नहीं रही, कांग्रेस चुनाव लड़ नहीं रही। अब पासी से पासी का मुकाबला इधर भी उधर भी, त्रिकोण में, तीनों कोणों पर पासी, चुनावी त्रिकोण में। ऐसा संयोग बहुत दुर्लभ बनता है चुनाव में कि जब एक ही जाति के लोग सब जगह सब पार्टियां खड़े कर दें। लेकिन मिल्कीपुर में बन गया। पता नहीं किस नक्षत्र में और मुहूर्त में अवधेश प्रसाद पासी ने नारा दिया था लोकसभा चुनाव के समय कि अयोध्या न काशी, अब की चलेगा केवल पासी। तो उनकी तो नैया पार हो गई। अवधेश बाबू लोकसभा चले गए, मिल्कीपुर खाली हो गई विधानसभा सीट। तो उन्होंने अपने लड़के को एडजस्ट करा दिया, सपा का उम्मीदवार बनवा दिया, अजय प्रसाद पासी को। सपा ने पासी उतारा तो भाजपा ने भी अपना ढूंढ ढांड के एक पासी उम्मीदवार उतार दिया, चंद्रभान पासवान। और जब चंद्रशेखर ने देखा कि भाजपा और सपा पासी पासी खेल रहे, तो उन्होंने कहा हमहू खिली हैं पासी, और वो भी एक ले आए। उनके पास अपना नहीं था, तो सपा का एक बागी था जो अवधेश प्रसाद का ही एक दौर में निकट का भी कार्यकर्ता था। फिर वो नाराज हो गया, उसको टिकट नहीं दी अखिलेश यादव ने, तो उसने पार्टी छोड़ दी। उसको चंद्रशेखर बगलिया लिए और खड़ा कर दिया। लग रहा है कि इस बार 60 लगभग मोटे तौर पर 60,000 के आसपास पासी होंगे मिल्कीपुर में विधानसभा क्षेत्र में कुल। उन 60,000 पासियों के लिए 3 पासी उम्मीदवार। अब ये जो सुपर डोज है पासी की, इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। एक तो ये कि किसको अपना ओरिजिनल पासी मानेंगे, भाजपा वाले को, सपा वाले को, कि चंद्रशेखर वाले को, एक तो प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये कि पासियों को मिल रही इतनी ज्यादा अहमियत, प्राथमिकता से अन्य जातियां खफा भी हो सकती हैं क्या? लेकिन फिर खपा होके जाएंगी कहां? सब तरफ पासी, इधर भी पासी, उधर भी पासी, और बीच में भी पासी, कहां जाएंगी? दलित वर्ग में ही 85 जातियां हैं, उपजातियां हैं, फिर पिछड़े हैं, फिर सवर्ण हैं, फिर मुसलमान हैं, सब वंचित रह गए। हर दल ने पासी उम्मीदवार के नाम की लॉटरी पर्ची निकाल दी। इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है? इसके पीछे कौन सा राजनीति शास्त्र है, कौन सा दर्शन है? मुझे लगा इसको डिकोड करना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे राजनीतिक दलों और उनके कर्ता धर्ताओं की कौन सी मानसिकता काम कर रही है, कौन सा राजनीतिक दर्शन काम कर रहा है। अन्यथा क्या होता था, एक बड़ी जात को एक उतार देता था, दूसरी जात को का कैंडिडेट उतार देता था। लेकिन यहां तो सब एक ही नाव पर बैठ गए जिस पर लिखा है पासी। अब वो किसको पार ले जाएंगे, कहां तक पार ले जाएंगे सरयू जी में, ये देखने की बात है। हमारे साथियों ने इसी रहस्यपूर्ण संयोग पर एक रिपोर्ट बनाई। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मिल्कीपुर में सब मिलके पासी पासी क्यों खेल रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए।
अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के दंगल में अब हर रोज नया एंगल सामने आ रहा है। इस रण में उम्मीदवारों के चयन और चेहरों ने उपचुनाव को और चौकल्लस वाला बना दिया है, क्योंकि यहाँ सभी सियासी दलों के जज्बातों ने एक ही जाति के उम्मीदवारों के लिए जोर मारा है और यहाँ सभी खेल रहे पासी पासी। दरअसल लोकसभा चुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी ने यहाँ अपने पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत पासी को ही मैदान में उतारा है। ऐसे में यहाँ अखिलेश यादव के साथ साथ अवधेश प्रसाद की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। पासी वोटों को अपने पाले में बचाए रखना बड़ी चुनौती होगी। हालांकि सपा यहाँ बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा उछालकर माहौल बदलने की कोशिश जरूर कर रही है। बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ जीतेगी और वही इतिहास दोहराया जाएगा जो 4 जून को पार्लियामेंट का चुनाव का नतीजा आया, जिस नतीजे ने सारे देश और दुनिया को मैसेज दिया कि अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। इधर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी मिल्कीपुर के उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में हुए 9 सीटों के उपचुनाव के परिणाम के बाद से अखिलेश यादव प्रशासन पर भी सवाल उठाने से नहीं चूकते। और हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि हमारे समीकरण की चर्चा ज्यादा मत करना आप लोग। अगर प्रेस के लोगों ने ज्यादा चर्चा कर दी हमारे पक्ष में तो सरकार वर्दीधारी लोगों को आगे कर देगी। और भाजपा को हराने के लिए हमारे किसान तो हैं ही तैयार, भाजपा को हराने के लिए व्यापारी भी तैयार हैं, भाजपा को हराने के लिए युवा भी तैयार हैं, भाजपा को हराने के लिए महिलाएं भी, बहनें भी तैयार हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है इसमें बुरी हार भारतीय जनता पार्टी हार करके आएगी। वहीं दूसरी ओर बात करें बीजेपी खेमे की, तो तमाम किस्सा और कयासों के बीच बीजेपी ने भी पासी समाज के ही चेहरे चंद्रभान पासवान को मैदान में उतार दिया। अपने पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ को टिकट देने के बजाय बीजेपी ने आखिरी दौर में चंद्रभान पासवान को टिकट देकर सपा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। चंद्रभान इससे पहले रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। फिलहाल उनकी पत्नी यहां से जिला पंचायत सदस्य हैं। यहां खुद सीएम योगी से लेकर मंत्रियों की टीम भी माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए मिशन मिल्कीपुर में जुटी है। विधानसभा का उपचुनाव मिल्कीपुर का 5 फरवरी को लोग यहां मतदान करना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक समर्पित कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रभानु पासवान जी को प्रत्याशी बनाया है और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता है, जनता उनके साथ है और उसके आधार पर एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को जीतने जा रही है। पूर्व के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीतने जा रही है, कहीं कोई समस्या नहीं। मिल्कीपुर की सियासी बिसात पर बसपा और कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन सपा बनाम बीजेपी की लड़ाई में आजाद समाज पार्टी वाले चंद्रशेखर के एक दांव ने सपा को टेंशन दे दी है। दरअसल चंद्रशेखर की पार्टी ने यहां से सपा के बागी सूरज चौधरी को मैदान में उतारा है। गजब बात यह है कि सपा का अहम चेहरा रहे सूरज भी पासी समाज से ही आते हैं और सूरज का दावा ये कि वो ही असली पासी हैं। बहरहाल करीब 3.5 लाख से ज्यादा वोटर वाली मिल्कीपुर सीट पर करीब 1,30,000 से ज्यादा दलित वोटर हैं, तो वहीं 55,000 यादव, 30,000 से ज्यादा मुस्लिम, करीब 60,000 ब्राह्मण, 30,000 क्षत्रिय और 50,000 से अधिक कोरी, चौरसिया, पाल, मौर्य वोटर हैं। ऐसे में मिल्कीपुर के त्रिकोणीय दंगल में अब तीनों उम्मीदवार ही पासी समाज से हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सबके उम्मीदवार पासी, कौन बदल पाएगा बाजी? असली पासी कौन? अब तो लड़ाई इसी की हो दिख रही है मिल्कीपुर में।
मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। ऋचा जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रोफेसर साहब का बहुत स्वागत है। विजय कुमार जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, आज़ाद समाज पार्टी, विजय जी का बहुत स्वागत है। प्रेमकांत तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, प्रेमकांत जी का बहुत बहुत स्वागत। प्रेमकांत जी, आपसे बात शुरू करता हूँ। ये तो गजबे हो गया, मिल्कीपुर में सब पासी पासी खेल रहे हैं। बोले तेरा पासी नहीं, मेरा पासी असली नहीं। और पासी कुल जमा 55,000 से 65,000 के बीच में, कोई भी आंकड़ा मान लीजिए। मैंने 55 से कम नहीं और 65 से पार नहीं। 3.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी। ये क्या हवा चली कि तीनों पार्टियां पासी ढूंढ लाई? ऐसा कौतुक बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, ये बात तो सही है। समाजवादी पार्टी की तो देखिए मजबूरी ये है कि अवधेश प्रसाद जो इस समय लोकसभा पहुंच गए हैं, वो उनके हीरो हैं और उनको उपकृत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे से बेहतर किसी और को समझा नहीं। तो इस लिहाज से वो उसमें अपनी मजबूती समझते हैं और अवधेश प्रसाद जी वहां से विधायक रह भी चुके हैं कई बार। ठीक है, तो उनका तो एक अपना दांव है, जाहिर है। लेकिन लोकसभा चुनाव से लेकर के आज, अब जब ये उपचुनाव होने जा रहा है, बीच में उपचुनाव में जो 9 सीटें उत्तर प्रदेश की हुई थी, उसके बाद में देखा जाए तो सरयू में बहुत सा पानी बह चुका है और बहुत सी परिस्थितियां अब बदल गई हैं। अब जो नए परिवेश में, नए परिदृश्य में जो देखने को मिल रहा है, वो देखिए, एक तो रणनीति दोनों पार्टीज की, भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी का अगर कांग्रेस साथ दे रही है, बेमन से ही सही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। और ये भी जाना जाता है, यहाँ पर लोगों को ये इस बात का एहसास भी हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में फिलहाल कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे हैं। ये देखने दिखाने की बात अलग हो कि अंबेडकर की भी समाजवादी पार्टी के लोग भी जो है वो उनका सम्मान करते हैं, उनके ऊपर फूल माला चढ़ा देते हैं, पुण्यतिथि होती है और ये सब, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये कहते हैं। लेकिन मेरा तो एक बात, ये जो माइक्रो मैनेजमेंट की बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो कितनी कारगर होती है, एक इस बात पर समीकरण निर्भर करेंगे। दूसरी एक बात ये है कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो किसी भी सूरत में इस सीट को जीतना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने पहले से ही मेहनत शुरू कर दी। कई कार्यक्रम भी उन्होंने यहाँ आयोजित किए, कई बार उन्होंने यहाँ पर सभाएं भी आयोजित की, उनको संबोधित किया। अब एक बात अग्निहोत्री जी ये भी ध्यान रखने वाली होगी कि केवल अयोध्या नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, केवल भारत नहीं, बल्कि विदेश तक से इस बात की प्रतिक्रिया हुई जो फैजाबाद की लोकसभा की सीट चली गई। जी ठीक। अयोध्या वालों को बहुत सुनना पड़ा। जी, अयोध्या वालों को बहुत सुनना पड़ा। ठीक है प्रेमकांत जी, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए मैंने कभी उन दलों के या उन नेताओं को स्वीकार नहीं किया जिन्होंने चुनाव की प्रक्रिया पर उंगली उठाई। नहीं, वो सब व्यर्थ की बात है, वो अपना कुंठा विलाप है। जी। इस प्रदेश में सिटिंग चीफ मिनिस्टर बाई इलेक्शन हार चुका है। हाँ, हार चुका है। मजाक है क्या? इसी स्टेट में वाजपेयी जी चुनाव हारे, इसी स्टेट में इंदिरा गांधी, संजय गांधी चुनाव हारे, प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा जी चुनाव हारी। इसलिए ये जो चुटकुला लोग बीच बीच में हारने के बाद कहते हैं नहीं, वहाँ वोट छीन लिया, वहाँ गोली मार दी, वहाँ बंदूक दिखाई, वहाँ डंडा दिखाया, वहाँ कबूतर उड़ा दिया, वहाँ कुत्ता भगा दिया, ये सब फालतू बात, इससे कुछ नहीं होना जाना। चुनाव चुनाव है। और जोशी जी को अच्छी तरीके से याद होगा कि फूलपुर और गोरखपुर बाई इलेक्शन इसी सरकार के रिजीम में सपा जीती थी। तो आपके पास हालैंड की पुलिस थी क्या समाजवादी पार्टी की? उसमें नहीं ना। अमेरिका वाले सपा की का चुनाव सुरक्षित किए थे नहीं ना।
यही पुलिस थी, यही घोड़े, यही मैदान। जोशी जी नहीं, इसलिए ये बात तो जनता कभी इस कान सुनती उससे निकाल देती है कि हमारा चुनाव जानबूझ के हरा दिया गया। जनता ही हराती है, जनता ही जिताती। लेकिन जोशी जी, मसला ये कि आपने पासी खड़ा किया तो बाकी दो ने भी पासी उतार दिए, बोले आओ जी अब पासी वर्सेस पासी खेल लो। और चंद्रशेखर का जो उम्मीदवार है वो आप ही का, उनका अवधेश प्रसाद का ही राजनीतिक शिष्य रहा। वो कह रहा ये दोनों नकली पासी हैं, अजय और चंद्रभान। वो कह रहा असली पासी तो सूरज है। जोशी जी, एक जात पर आके टिक गया पूरा चुनाव। अब न काशी की चर्चा, न मथुरा, न अयोध्या की चर्चा, न गरीबी की, न अमीरी की। मिल्कीपुर में जिधर जाओ पासी पासी पासी। क्यों? देखिए अमिताभ जी, जो भी हमारे विपक्षियों ने कैंडिडेट डिक्लेयर करे हैं, ये निश्चित तौर पे हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी की मौलिक विजय हो चुकी है। और मौलिक विजय इसलिए कह रहा हूं कि जो लड़ाई को हम लोग लड़ते हैं, सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की, पीडीए की लड़ाई को, आज उसके तहत आज हम देख पा रहे हैं कि उसके तहत आज टिकट देने को मजबूर हो पाए विपक्षी। और कौन जीतेगा ये तो बैलेट बता देगा। लेकिन एक बात आपने अभी जो कही थी, मैं जिसको हमारे नेता ने लोकसभा में कहा था और जब हम जीते थे तब कहा था, अमिताभ जी आपको समझाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आप बहुत गंभीर पत्रकार हैं, इस देश के वरिष्ठ पत्रकार जिनका सम्मान सभी लोग करते हैं, उनमें मैं भी हूँ। आपने देखा होगा कि किस प्रकार उन्होंने जीतने के बाद 37 सीटें अपनी लाने के बाद 6 कांग्रेस की बाद उन्होंने कहा था कि मैं 80 की 80 सीटें अगर जीत जाऊं तो भी मैं कहूंगा कि ईवीएम ठीक प्रणाली नहीं है। जब जर्मन जैसा विकसित देश बैलेट से चुनाव कर सकता है और विपक्षी दलों को जब दिक्कत है, और यही भारतीय जनता पार्टी जिसे विपक्ष में थी, इन्हें भी ईवीएम पे दिक्कत थी, तो आपने देखा होगा इन्होंने विरोध करने का काम करा। अगर पुराने इतिहास को आप पिछले स्टोरी में अगर आप जाएंगे, इंटरवल के बाद की पहली पिक्चर अगर आप देखेंगे, तो हम लोग उसी के साथ इस चुनाव में जाएंगे। परिणाम जनता का जो आएगा वो आ जाएगा। 5 तारीख को वोटिंग है। नहीं जोशी जी, देखो मेरा सिर्फ निवेदन इतना ही है कि भैया 5 के लिए ये तैयारी, 8 के लिए ये कमिटमेंट हो जाए पब्लिक फोरम पर कि जो फैसला आएगा जनता का जनादेश मान के स्वीकार करेंगे। फिर ये टूट टाट नहीं होना चाहिए कि गुड्डू ने गुलेल दिखा दी इसलिए वोट नहीं पड़ा, और पप्पू ने तमंचा दिखा दिया इसलिए वोट नहीं पड़ा, और बंदर ऊपर से कूद पड़ा इसलिए जनता भाग गई। ये सब नहीं, सीधे मानो जीते तो बड़ा मुंह खोल के लड्डू खाओ, और हार जाओ तो सिर झुका के नमस्ते करो जनता को। जोशी जी, और क्या है लोकतंत्र? अमिताभ जी, हम लोग डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, लेकिन लोकतंत्र में यह भी नहीं होना चाहिए कि एक अल्पसंख्यक समुदाय को पुलिस तान के वोट को रोकने का काम करे और पूरे विश्व में वो तस्वीरें वायरल हो जाए। क्योंकि जमाना तस्वीरें तो बहुत सारी वायरल होती हैं जोशी जी, तस्वीरें तो कौन असली इस तरह कौन का चुनाव नहीं होना चाहिए। तो जोशी जी, चुनाव ठीक और आपकी ठीक बात को मानना चाहिए सभी को। ठीक, सभी आपसे कनिष्ठ हैं, जितने साथी बैठे जी, हम सब आपसे कनिष्ठ हैं। ठीक है। जोशी जी ने, मैं विजय जी के पास चलूं उससे पहले जोशी जी ने तस्वीरों की बात कही तो मुझे थोड़ा ह्यूमर में एक चीज़ याद आ गई। जोशी जी, आजकल तस्वीरों का बड़ा बवाल है। अब तस्वीर छोड़ो, वीडियो बन रहा है। अभी मैं वीडियो देखा कि ट्रंप कुंभ नहा रहा। क्या मैंने कहा अरे ट्रंप नहीं आ सकता यार। फिर देखा तो किसी ने बताया कि ये एआई है। क्या अब वो भूल जाओ, फोटो की तो देखो ही नहीं, किसका धड़ किसका सर मिला, कहां कैसा दिखा दे, राम भजो। इसलिए फोटो वोटो नहीं, मूल प्रश्न है जनता का जनादेश। जब हमने गोरखपुर जीता तो कहा कि ये हमारी ताकत है, फूलपुर जीता कहा हमारी ताकत है, भाजपा कमजोर हो गई। 36 सीटें आई तो कहा भाजपा का टिकट कट गया, वापस जाने वाली। तो हमको विधानसभा उपचुनाव में भी ये नहीं कहना चाहिए था। मेरी अपनी मान्यता है कि ये जनादेश ठीक नहीं है। और तर्क क्या दिया गया? तर्क ये दिया गया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ये तर्क दिया गया, मंच टीवी पे नहीं। विधानसभा के पटल की गरिमा है, लोकसभा के पटल की गरिमा है। वहां ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्या कहा गया
सपा के प्रतिनिधि के द्वारा कि जिस इलाके में मुसलमान 50% से ज्यादा हो वहां सपा हार जाए तो इसका मतलब चुनाव फर्जी है। तो क्या मतलब संविधान में ये लिखवा दिया जाए कि जहां जहां मुसलमान 50% है वहां निर्विरोध सपा जीतेगी, बाकी कोई पर्चा नहीं भरेगा? ऐसा तो संभव नहीं ना। फिर भाजपा वाले जिद करेंगे जहां जहां हिंदू 50% से ज्यादा वहां भाजपा जीतेगी, तो बाकी दल क्या करेंगे? इसलिए मैंने निवेदन किया। भैया विजय कुमार जी, अव्वल तो आपको अपना उम्मीदवार नहीं मिला, लेकिन आपने सपा वाला उम्मीदवार कैच कर लिया। लेकिन आप भी जब 2 पासी लड़ रहे थे वहां, तो आपने तीसरा पासी क्यों उतारा? और कोई दलित में नहीं था? दलित में भी मेरे ख्याल से 50-100 जातियां तो वहां होंगी मिल्कीपुर में। विजय जी, साहब जी, ये 3 टाकीज और तीनों में शोले लगा दी, क्या गजब हाल है? आपने और कोई दलित क्यों नहीं उतारा भैया विजय बाबू? देखिए साहब जी, जी, अभी आप जो बात कर रहे हैं कि चुनाव देश में और प्रदेश में निरपेक्ष हो रहा है। अरे आपसे ये सवाल नहीं पूछा नहीं पा रहे। रुक जाओ भाई, ना ना ना, गलत दिशा में ना भागो, ना ना ना, नो, मैंने आपसे, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, आपसे ये सवाल, अरे रुकिए भाई, रुकिए इनको भी। आपसे ये सवाल नहीं पूछा, आपसे जो सवाल पूछा उस पर ध्यान केंद्रित करो। मैंने पूछा दलितों के और जातियों के प्रतिनिधि आपको क्यों नहीं दिखे? 2 पासी ऑलरेडी थे, आप तीसरा पासी क्यों लाए? ये प्रश्न है जी। मेरी बात सुनिए, 2 मिनट दीजिए, मैं उसी का जवाब आपको दूंगा सर। मैं बिल्कुल सर, अभी 1 महीने बाद आप बीजेपी चुनाव करा रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का डर है। और बात रही आप जो अभी आप कह रहे हैं कि आपने भी 5 उतार दिया। अभी कुछ पार्टियां जो है परिवारवाद का आरोप दूसरी पार्टियों पर लगाते हैं। मैं तो कहूं ज्यादातर पार्टियां जो है वो परिवारवाद में लिप्त है। जो अच्छे नेता हैं और अच्छे समाज में काम करना चाहते हैं या अच्छा राजनीति मानना चाहते हैं, उन लोगों को कोई मौका नहीं देता। और एक बात रही कि आपने कहा कि आपने जो है 5 प्रत्याशी क्यों उतारा। मान्यवर साहब एक बात कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वहां दलित समाज में 1.25 लाख के आसपास दलित समाज का वोट है और वहां सबसे ज्यादा पारसी समाज का वोट है। तो हमें भी जिसकी जितनी संख्या है उसको हमने उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको अधिकार मिलना चाहिए। तो हमने उनकी संख्या के आधार पर वहां उनको उतारा है। और एससी सीट है, उसमें कोई ऐसी राजनीति नहीं है। अगर वहां परिवारवाद वाले इनको टिकट दे दे, जहां परिवारवाद चल रहा है वहां एक ही पार्टी के लोग सारे परिवार के भरे, फिर वही हो गया। तो कोई मेहनती आदमी अगर चुनाव लड़ना चाह रहा है और उसको मौका नहीं मिल रहा विजय बाबू, मैंने बड़ा सात्विक सवाल पूछा था, आप भटकाओ नहीं। मेरा सवाल फिर दोहरा दो, फिर मैं ऋषा जी के पास जाऊं। दलितों में हमें पता है रिजर्व सीट है, एससी सीट है, दलितों में भी तो और 100-200 जातियां हैं, वहां कोई लायक लड़का नहीं मिला। बोले ना हम पासी लड़ाएंगे। मैंने कहा 3 सिनेमा हॉल, तीनों में शोले लगाएंगे। गजब कर रहा हो यार, यही तो पूछ रहे हैं सर। मैं आपकी बात का जवाब दे चुका हूं सर, क्योंकि जो परिवारवाद, क्योंकि अध्यक्ष प्रसाद जी के बेटे को टिकट मिला और वहां हम जो आज हमारे प्रत्याशी हैं उनको वहां चुनाव लड़ना था, अखिलेश जी ने नहीं दिया। वो हमारे साथ आके, हमारी पार्टी ऐसे व्यक्ति का सम्मान करती है जो समाज में काम करना चाहते हैं। मैं समझ गया, ठीक। विजय जी थोड़ा संपादित भाषा में करें, लेकिन उनका आशय जो मन का भाव है वो ये कि हमारी पार्टी ऐसे लोगों की ताक में रहती है जो कहीं से लड़ झगड़ के आए, क्या तो मेहनत भी कम होती। इसे एक होता है बीज डालो, जोशी जी बीज डालो, खाद डालो, धूप दिखाओ, तब पौधा बनता है। एक होता पौधा ही उखाड़ के लिया, गमले में लगा लिया, बोले चलो जी गेंदा का फूल आने लगा कल से। तो मैं समझ गया चंद्रशेखर की रणनीति यही है। बोले बीज न डालो, किसी की नर्सरी से गमला ही उठा लाओ पूरा लगा दो। बोले ठीक, मैं समझ गया। वो कह रहे हैं कि हमारी ऐसे लोगों पर निगाह रहती, ठीक बात है। ऋचा जी, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी भाषण, क्या अब कितनी बड़ी बड़ी बातें, वो क्या दोहराऊं, सब ऐसा लगता है कि सारा दर्शन है, हैं? और अंत में बात कहाँ आके टिकती? 3 टाकीज, तीनों में शोले, क्या 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही, तीनों पासी नहीं। आपको भी कोई गैर पासी नहीं मिला। बोले भाई सपा पासी लड़ाएगी, हम भी पासी लड़ाएंगे, नहीं। और सपा हो, आप हो, चंद्रशेखर हो, कोई हो, सब लोग गंगा जल तुलसी लिए ये भाषण हमेशा देते हो कि नहीं नहीं हम लोग जात की राजनीति नहीं करते। ये
कौन सी राजनीति है? पासी, 3 पासी उम्मीदवार के बाद कोई ये कहने के नैतिक अधिकारी बचा कि हम जात की राजनीति नहीं करते? आप लोग ये मुझे तारीख बताइए, किस तारीख से ये कहना शुरू करेंगे सारे राजनीतिक दल कि हम लोग केवल जात की ही राजनीति करते हैं? वो तारीख बताइए, कट ऑफ डेट, कब से ये कहना शुरू करेंगे? आदरणीय अमिताभ सर, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबके विकास की अमा जाओ, फिर ये पासी ही मिलता है क्यों? पासी तो लड़ ही रहे थे दो। मैं उसका जवाब दे देती हूँ। ऋचा जी ऐसा गोल गोल ना घुमाओ भैया जी। नहीं, मैं एकदम गोल गोल जवाब नहीं, एकदम सीधा जवाब दूंगी अमिताभ सर। हमारे यहाँ प्रत्याशी का चयन संगठनात्मक प्रक्रिया के आधार पर होता है और विधानसभा के कार्यकर्ता से लेकर वहां के संगठन की एक रिपोर्ट होती है और जिसमें जनाकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ सबके विकास के समीकरण में जो प्रत्याशी फिट बैठता है उसी का चयन किया जाता है। ऋचा ये कठिन कठिन शब्द नहीं चलेंगे, ऋचा कठिन कठिन शब्द नहीं चलेंगे ना, कुंभ का माहौल है, हल्के शब्द बोलो जी। नहीं आदरणीय अमिताभ सर, हम समाजवादी पार्टी तो है नहीं, ना हमारे यहाँ कोई एक सुप्रीमो है और ना हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह की से कार्य करते हैं जहाँ पे एक व्यक्ति निर्णय लेता है। हमारे यहाँ संगठन निर्णय लेता है, संगठनात्मक ढांचा निर्णय लेता है और माइक्रो मैनेजमेंट के तहत हम चुनाव लड़ते हैं। सवाल सिर्फ प्रत्याशी का ही नहीं है। नहीं ऋचा जी, एक मासूम सा सवाल है, ऋचा जी एक मासूम सा सवाल है, सारे राजनीतिक दलों को संगठनात्मक, प्रक्रियात्मक और कठिन कठिन शब्द सारे जोड़ दें कि लेंस से ये पासी क्यों दिखा? मेरा मासूम सवाल ये है। नहीं, हमने तो जो प्रत्याशी दिया है वो 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। लेकिन अच्छा, एक बात बताऊं, गोरखनाथ समर्पित नहीं है, ये तो और सुन लो, अरे ऋचा रुक जाओ भाई 1 मिनट। और सुरेंद्र रावत, उनकी नौकरी क्यों छुड़वा दी? अच्छा खासा अधिकारी थे परिवहन में, उनसे बीआरएस दिलवा दिया, वो आश्वस्त किए गए थे, वो कह रहे थे हमारा तय हो गया, मिल्कीपुर लड़ेंगे क्या, और 3 घंटे में खेल पलट गया। अब वो कहां जाए रावत जी? उनकी तो बस छूट गई। परिवहन में ज्वाइंट कमिश्नर थे, गए। ऋचा जी देखिए, हम मिल्कीपुर का चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, हमारे प्रत्याशी जनता के बीच के प्रत्याशी हैं और मिल्कीपुर की जनता ये पूछ रही है कि सैफई के परिवारवाद का संक्रमण आज मिल्कीपुर में भी फैल चुका है। मिल्कीपुर के लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी को एक परिवार के सिवा कोई दूसरा दलित समाज का व्यक्ति नहीं मिला जिसको वो मौका दे सकते। और आज ही अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कही है, उसका भी जवाब दे देना चाहती हूँ आदरणीय अमिताभ सर आपके माध्यम से, कि अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को तो चिंता करनी चाहिए कि कुंदरकी में जहां पे ये अपना बताते थे कि ये हमारी सीट है, वहां पे ये जमानत जब्त करा कर आए हैं और सीसामऊ और करहल में भी इनके वोट का प्रतिशत लगातार घटता चला जा रहा है, जो कि ये बता रहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होने जा रही है, क्योंकि सबका साथ सबके विकास, जिसमें हर जाति का सम्मान है, समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का सम्मान है। और मिल्कीपुर की जनता ये भी तय करने जा रही है कि समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से मिल्कीपुर की जनता की जन आकांक्षाओं का और भावनाओं का अपमान किया राजा राम की पदवी किसी और को देकर। ये वही मिल्कीपुर है जो ये भी तय करेगा कि समाज के अंतिम पंक्ति से आने वाली बच्ची के साथ लगातार समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने महीनों बलात्कार किया और उसके बाद समाजवादी पार्टी समेत पूरी अध्यक्ष समेत पूरी पार्टी उस बच्ची के साथ ना खड़े होकर एक अपराधी के साथ खड़ी हुई। और जिसके बाद आपको वो दिन भी याद होगा आदरणीय अमिताभ सर, जब अवधेश प्रसाद जी को अपनी ही लोकसभा में रात के अंधेरे में परिवार से मिलने जाने की जरूरत पड़ती है, वो दिन में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं और रात का भी ये परिणाम होता है कि मिल्कीपुर की जनता उनको उल्टे पांव वहां से वापस कर देती है। तो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का जो बुलबुला था वो फूट चुका है और मिल्कीपुर की जनता आज सबका साथ सबके विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व पर भरोसा करेगी। प्रेमकांत जी, चंद्रशेखर कह रहे कि भाई जिसकी जितनी भाग्य संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, काशीराम जी का नारा। जोशी जी कह रहे कि हम तो पीडीए हैं, भाजपा वाले कह रहे कि सबका साथ सबका विकास, और तीनों का रिजल्ट पास ही आ रहा।
फार्मूला सब अलग अलग बता रहे, हाँ। लेकिन तीनों का रिजल्ट पास ही आ रहा है। ऐसा लग रहा है मिल्कीपुर में सारी जाति वर्ग संप्रदाय शून्य हो गए, नहीं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। मिल्कीपुर 3.5 लाख की कंस्टिट्यूंसी बताई जा रही है, ठीक? 3.5 लाख में 3 लाख तो गैर पासी है ना। उनकी संख्या कहाँ है, उनकी हिस्सेदारी कहाँ है? बिल्कुल प्रेमकांत जी, मुझे तो एक बात ये नजर आ रही है अमिताभ जी कि देखिए समाजवादी पार्टी ने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी पिछले लोकसभा के चुनाव में कि MY फैक्टर तो है ही है हमारे साथ में, मुस्लिम और यादव। और अपनी एक पार्टी की मीटिंग में अखिलेश यादव ने ये बात कही थी अपने पार्टी के एग्जीक्यूटिव में कि भाई ऐसा है कि M और Y के जो नेता हैं वो बहुत उम्मीद ना करें और वो थोड़ा सा सहयोग दें, हम उनको बाद में एडजस्ट करेंगे, देखेंगे। लेकिन दूसरी जात को टिकट दे करके और उन्होंने MY को साथ में जोड़ करके जिस जात को टिकट दिया उसको जोड़ करके और MY जोड़ करके एक नया समीकरण बैठाया। तो उससे उम्मीद उनको ये भी है, दूसरे ये है कि भाई अवधेश प्रसाद जी का जो पहले का प्रभाव है वो सोच रहे हैं कि हम इसको एनकैश करेंगे, इसका लाभ उठाएंगे, उनका ये सोचना है। अब दूसरी बात एक ये होती है कि चूंकि बागी कैंडिडेट जो है वो चंद्रशेखर जी ने उतार दिया है, तो वो कितना डैमेज करता है कितना नहीं करता है बहरहाल ये देखने की बात होगी। लेकिन मायावती जी का जो अपना सपोर्ट बेस है वो खास तौर से मुझे ये लगता है कि चंद्रशेखर जी उससे उम्मीद कर रहे होंगे कि मायावती जब अपना कैंडिडेट नहीं खड़े कर रही हैं तो हम उसका लाभ उठाएंगे। लेकिन ये बात कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी वो वोट जा सकता है। ठीक बात। अब दूसरी बात एक हम ये कहेंगे कि इस समय जो भी कुछ समीकरण हैं उन समीकरणों पर पहली तो बात एक ये है कि पिछले चुनाव में जो लोकसभा चुनाव में ये बात एक चली थी कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वो चीजें अब चलने नहीं जा रही। ये 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें देख लिया गया है। कुंदरकी तक में अगर ये परिणाम देखने को मिल रहा है तो हम ये महसूस करते हैं। दूसरी एक बात हमको नहीं भूलना चाहिए कि ये दौर महाकुंभ का दौर है और महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा जो 13 जनवरी से शुरू हुआ। और ठीक प्रेमकांत जी, महाकुंभ की भी छाया रहेगी, स्वाभाविक है, इतना बड़ा आयोजन होता है तो सब जगह उसकी छाया रहती है। जोशी जी, क्या समाजवादी पार्टी का जो कैंपेन था, जो फोकस था लोकसभा में जिससे उसको इतनी सीटें आई, उस फोकस को, उस नैरेटिव को, उस कैंपेन को नुकसान हो गया बाई इलेक्शंस में 9 सीटों पर, जहां 7 पे आपको विजय नहीं मिली, 2 जीत पाए आप। वहां भी आपका ट्रेडिशनल वोट बैंक खिसका, आपका प्रतिशत नीचे हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि अब मिल्कीपुर में आपको एक नया नैरेटिव चाहिए होगा? भाजपा आएगी, आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी, या पिछड़े और दलितों को नुकसान पहुंचाएगी, ये नैरेटिव बाई इलेक्शंस में आजमा लिया गया, ये चला नहीं। अन्यथा बीजेपी इतनी बड़ी जीत नहीं हासिल करती। अमिताभ जी, आपकी बात का जवाब दूंगा जी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी प्रवक्ता साथी है डॉक्टर ऋचा सिंह, इन्होंने अभी जो हमारी जो चयन प्रक्रिया है समाजवादी पार्टी की, उस पर प्रश्न लगाए। हालांकि वो चयन प्रक्रिया पहले सही थी, जब समाजवादी पार्टी ने इनको इलाहाबाद से टिकट देने का काम करा था तब इनका जनाधार बहुत बड़ा था। उस जनाधार को देख के माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको टिकट देने का काम करा था। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करता नहीं, चूंकि इन्होंने भी व्यक्तिगत टिप्पणी मेरे नेता पे करी है, तो मैं इस बात का जवाब इनको देना चाहता हूँ। अब दूसरा विषय आज अभी आया कि परिवारवाद की बात डॉक्टर ऋचा सिंह ने कही। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से बची नहीं है। आप देखिए जो कैंडिडेट है उसकी वाइफ वहां पर जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में, क्या और संवैधानिक पदों के लिए और उपयुक्त व्यक्ति नहीं थे? क्या मिल्कीपुर के लोग ये नहीं पूछेंगे? क्या पंचायत के चुनाव को आप चुनाव नहीं मानते या संवैधानिक पद नहीं मानते? मैं तो मानता हूं, मैं तो विद्यार्थी हूं पॉलिटिकल साइंस का।
आपने भी वही काम करा। तो कभी भी जीवन में ध्यान रखें, चार आप एक उंगली दूसरी की ओर करेंगी, चार उंगलियां आपसे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से प्रश्न पूछने का काम करेंगे। अब मैं आ जाता हूं सर आपके जवाब पर। आपने आपके हिसाब से 9 सीटों पे चुनाव हुआ, 7 सीटों पे हम लोग हारे और 2 सीटों पर हम जीते। ये 2 सीटें भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा होंगी। तो जो बातें थी कि किस प्रकार संविधान वाली बातें आप कह रहे हैं खत्म हो गई है, वो भी संसद में लोकसभा में हम देख पा रहे हैं किस प्रकार चल रही है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर हो रही हैं, किस प्रकार के राज्यसभा जो वहां पर जो राज्यसभा के जो सभापति है उनके खिलाफ माहौल चल रहा है, वो सारा देश देख पा रहा है। वो जो बातें थी वो जमीन में खत्म नहीं हुई है और परिणाम बता देगा, परिणाम तैयार है। निश्चित तौर पे हम लोग केवल 3 चीजों के साथ चल रहे हैं, सामाजिक न्याय, पीडीए, जाति जनगणना, चौथी चीज हमें नहीं पता। अरे नहीं जोशी जी, 3 चीजों के साथ थे, 3 चीजों के साथ हैं, 3 चीजों के साथ रहेंगे। जोशी जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सूत्र दिया उस पर काम करें। ठीक। जोशी जी, एक छोटा सा सवाल है, अगर मिल्कीपुर का परिणाम अगर लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ज्योतिषी हूँ, अगर मिल्कीपुर का परिणाम आपके पक्ष में नहीं हुआ तो ये जो 3 चीज़ें आपने बताई, जातिगत जनगणना, पीडीए और सामाजिक न्याय, है ना, ये इनके बारे में क्या माना जाएगा? देखिए ये जो लड़ाई है ना हमारी, ये अनंत लड़ाई है। ये ऐसे विचारधारा से लड़ाई है जो जाति जनगणना को नहीं मानते, सामाजिक न्याय को नहीं मानते, पीडीए को नहीं मानते। उनकी नफरत है पीडीए के प्रति। ये पूरा देश जानता है। ठीक है जोशी जी, ठीक जोशी जी, हम ठीक। लोग अपनी लड़ाई को अनावरत रखेंगे, उसके चुनाव रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जोशी जी, मैं एक विजय जी के पास चलूँ उससे पहले एक सरल भाषा में एक बात कहता हूँ ताकि मेरे दर्शक भी समझ पाए। मेरी कोशिश होती है कि बहस केवल बौद्धिक न रहे, दर्शक भी समझे, सेमिनार नहीं हो, सामान्य जन की बात। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मैं फलाने वर्ग की लड़ाई लड़ रहा हूं, क्या, और चुनाव लड़ रहा हूं, तो मुझे फलाने वर्ग का वोट मिलता दिखना चाहिए। अगर उस वर्ग को भरोसा है मेरे में कि मैं लड़ाई असली में लड़ रहा हूं, क्या? वैसे ही पार्टियों का मसला है। हमने कहा हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मान लो किसी ने भी कहा, क्या, ये चंद्रशेखर ने कहा हम दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और दलित का वोट नहीं मिला, तो फिर काहे के नेता? वैसे ही मानी सपा ने कहा कि हम पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पीडीए में तो सब आ गए, तो सर्वत्र जीत फिर होनी चाहिए। और जोशी जी, जो आप 2 जगह जीते, आपने कहा वो यूपी का हिस्सा, हाँ यूपी का हिस्सा है, लेकिन उन दोनों जगहों पर जिसमें करहल जैसा सीट भी शामिल है, जो आपके मतलब घर का आंगन है, करहल जो सफेई गांव में घर है उसका आंगन समझ लीजिए आप, एक्सटेंडेड आंगन करहल। ये वही करहल है जहां नेताजी पहली बार सफाई से निकलकर जैन इंटर कॉलेज में गए थे पढ़ाने, पढ़े भी और पढ़ाए भी। वहां भी आपका वोट परसेंटेज घटा था। ये अलार्मिंग है, जीतना अलार्म बड़ी घटना नहीं है जोशी जी, वोट घट जाना अलार्मिंग है, वो आपका गढ़ था। खैर विजय जी, मसला वही भाजपा के खिलाफ जो संविधान, भाजपा संविधान खत्म करने जा रही है, संविधान खत्म करने, ये जो एक नैरेटिव लोकसभा में चला था, उस नैरेटिव को उत्तर प्रदेश में दोबारा इम्तिहान में बैठाला गया 9 विधानसभा उपचुनाव में, और उसमें रिजल्ट आया कि ये नैरेटिव फेल हो गया, ये धारणा, ये प्रचार फेल हो गया। अब मिल्कीपुर का चुनाव है, वो फिर से वो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा तो आपके पास नया नैरेटिव क्या है विजय जी? देखिए अमिताभ जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी जो पार्टी है वो हर युवा के लिए रोजगार और शिक्षा और सबको जो अधिकार है वो सबका अधिकार मिलना चाहिए, जो फिलहाल बीजेपी नहीं कर पा रही है कहीं भी। हमारा मेन मुद्दा, जो पार्टी का मेन मुद्दा, सबके लिए रोजगार और शिक्षा बहुत जरूरत है, और संविधान में हम आस्था रखते हैं, संविधान ही ये सब चीजें देता है। और बात रही मिल्कीपुर चुनाव की, मिल्कीपुर चुनाव में जो अभी हमारे सूरज चौधरी हैं, जिनको आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है जी, वो आप देखना आने वाली 5 तारीख को जब वोट पड़ेगा और उसके बाद जब वोट खुलेगा वो जीत करके आएंगे। आप ये लिख लीजिए, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, और हमारे जो माननीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हैं वो वहां जाएंगे
पूरी तैयारी के साथ, और हम जितनी पूरी हमारी टीम है, ज्यादातर टीम। अच्छा एक बात बताओ विजय जी, एक बात बताओ, बहन जी का एक मिनट रुक जाओ भाई, बहन जी की पार्टी का, अरे रुको भाई, सामाजिक न्याय बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है मिल्कीपुर में, ठीक, दलित डोमिनेटेड सीट है इसीलिए रिजर्व्ड है। हाथी की अनुपस्थिति का मायने क्या निकालें विजय जी? सर वो आपने अभी सर आप अभी विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है 9 सीटों पर, उसमें आप देख लीजिए सबसे ज्यादा वोट, मतलब जो अदर पार्टियां हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनसे ज्यादा वोट हमको दिया है समाज ने। तो जो दलित समाज है वो हमारी तरफ चंद्रशेखर जी के काम को देख करके उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है, उनकी तरफ मूव हो रहा है, और यही मिल्कीपुर सीट पे भी होगा, आप देख लीजिए। अच्छा आप क्या ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर मायावती से बड़े नेता हो गए? और मुस्लिम वोट विजय बाबू एक मिनट, आप क्या ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर मायावती से बड़े नेता हो गए? हाँ नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा। बहन मायावती हमारी सर्वमान्य नेता है, वो बड़ी है और बड़ी रहेंगी सर, हम अच्छा। उनसे कभी नहीं बन सकते सर, मगर जो काम कर रहा है जमीनी स्तर पे उसको समाज देख रहा है और उसको वोट वो देगा सर। अभी आपने ऐसा कुछ कहा तो मुझे इंप्रेशन लगा, आपने कहा नहीं बसपा से ज्यादा वोट तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी को मिले, तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि कहीं आपने घोषणा कर दी होगी नहीं अब मायावती ने अब चंद्रशेखर हैं। हाँ घोषणा करने में क्या मुसलमानों में अब भाई चंद्रशेखर को भी संविधान आजादी देता है कुछ भी दावा करने का। मुसलमानों में अखिलेश यादव से बड़ा, दलितों में मायावती से बड़ा खुद को बता दें चंद्रशेखर, तो उन्हें कौन रोक लेगा? कोई नहीं भाई, कोई रिपोर्ट थोड़ी करा देगा, लोकतंत्र है। अच्छा मतलब अभी ऐसी स्थिति नहीं आई ना, अभी मायावती बड़ी नेता है? बहन जी बड़ी रहेंगी सर, वो बड़ी रहेंगी सदा सर, वो जब तक बड़ी रहेंगे, हमारे सम्मानित रहेंगे सर, वो हमारे सम्मानित रहेंगे, सम्मानित है। और आप चंद्रशेखर आजाद जी उनको काफी सम्मान करते हैं, आप देखते भी होंगे, जितना सम्मान वो आज देश में किसी नेता को देते हो तो बहन जी को देते हैं, और वो बहन जी ही इस समय इस पद के लायक है। मगर बात रही क्योंकि आज समाज ये भी देखता है कि समाज जो परिवर्तन करना चाह रहा है। ठीक है मैं समझ गया विजय भाई, आप एक मिनट रुकना होगा, मैं ऋचा के पास चलूं। विजय बाबू एक मिनट रुको, मैं ऋचा जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात कह देता हूं कि मैं विजय जी की बात से यानी आजाद समाज पार्टी की बात से ये समझा प्रेम जी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब तक बहन जी है, बहन जी सर्वमान्य, उसके बाद हम हैं। लेकिन मैं उनके लिए एक बात रख के फिर ऋचा जी के पास जा रहा हूं, भैया ऐसी उम्मीद न पालो, बहन जी ने बता दिया कि मेरे बाद आकाश और ईशान चलाएंगे बसपा। कल अपने जन्मदिन पे बता दिया था, आज पार्टी की मीटिंग में बता दिया जोशी जी, एक दाएं पर ईशान और बाएं पे आकाश, बीच में बहन जी, बात खत्म हो गई। इसलिए अगर ऐसी कोई उम्मीद पाले हो भैया विजय जी, तो सपना टूटे उससे पहले सपना बदल लो। बहन जी ने तो बता दिया कि बसपा कैसे चलेगी, वो है जब तक वो, और वो नहीं उसके बाद आकाश और ईशान, ये दो नौजवान बसपा चलाएंगे मूवमेंट। डॉक्टर ऋचा सिंह, सबका साथ सबका विकास, सांगठनिक तौर पर प्रत्याशी चुना जाता है, मोहल्ला से नाम जाता है, फिर राष्ट्रीय स्तर तक जाता है, आदि आदि सब बातें एक तरफ क्या, लेकिन सच्चाई ये है कि सबने पास ही चुना। नहीं, इस सच्चाई से तो इनकार नहीं कर सकते। क्या मिल्कीपुर फैजाबाद में जो आपकी हार हुई, मिल्कीपुर को बदलापुर के तौर पर देखा जाए? नहीं आदरणीय अमिताभ सर, हम अपनी हर हार से सीखते हैं, उसका मंथन करते हैं, ईवीएम के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ते हैं, और यही हमारी अगली जीत को सुनिश्चित करता है। और यही मिल्कीपुर में भी होगा, क्योंकि मिल्कीपुर में हम बड़े अंतर से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। लेकिन 2-3 सवालों के जवाब बहुत जरूरी है देने, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पीडीए की और जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, तो इनको ये याद होना चाहिए कि जब जब ये सत्ता में आते हैं तब कभी इनके मुंह से जातिगत जनगणना शब्द भी नहीं निकलता है, और पीडीए की बात तो बहुत दूर चली जाती है, सिर्फ और सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी हावी हो जाती है।
भुवन भास्कर जोशी जी अभी मेरा नाम लेकर भी एक टिप्पणी करे थे। वैसे मैं पर्सनल सवालों में जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हमारा पार्टी का अनुशासनात्मक संगठन ये कहता है कि पर्सनल सवालों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन भुवन भास्कर जोशी जी, आपको एक बात याद दिला देना चाहती हूँ कि आदरणीय लोहिया जी कहा करते थे कि महिलाओं की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी में चुन चुनकर हर महिला की जाति पूछी जाती है और उस जाति के आधार पर उसका असेसमेंट किया जाता है, जिसके चलते तमाम जो है महिलाओं ने और युवाओं ने आपकी पार्टी को छोड़ने का काम किया है। तो उसका जवाब मैं आपको दे रही हूँ। अब आराम से सुनिए। अब अभी आप संविधान की बात कर रहे थे, तो संविधान को तो जितना खतरा मौका पड़ने पर बार बार समाजवादी पार्टी ने पहुंचाया, उतना तो किसी ने नहीं पहुंचाया है। 2024 में आप लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बार बार कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान किया है, आप उसको बदल देंगे और आप धर्म के आधार पर आरक्षण को लागू कर देंगे। आज जनता ये समझ चुकी है। जब जब समाजवादी पार्टी को मौका मिला लोकसभा में प्रमोशन में आरक्षण के बिल के फर्रे फाड़कर किसने उड़ाने का काम किया, ये उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता जानती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक दिन में 2 लाख दलित कर्मचारियों को डिमोट करने का काम किया था। इसको दलित समाज अभी भूला नहीं है। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जो बात तो करते हैं आज पीडीए की, लेकिन जब इनको मौका मिला तो इन्होंने दलित महापुरुषों के नाम पर जितने जिलों के नाम रखे थे उनको सबको एक दिन में बदलने का काम किया। और आप तो यही नहीं रुके, आपको केवल इस बात की भनक लग गई थी कि आपकी सरकार से समर्थन वापस लिया जा सकता है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस में घुसकर आप लोगों ने उनका जिस कदर अपमान करने का कार्य किया है, आज पूरा देश वो काले अक्षरों में लिखा हुआ है, जिसको आप कभी मिटा नहीं पाएंगे। तो कम से कम जब आप पीडीए की बात करते हैं तो आपको आईने को सामने रखना चाहिए, और संविधान बचाने की जब आप बात करते हैं तो आपने जब संविधान को ताक पर रखा है। आज संविधान अगर सुरक्षित है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, और संविधान में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। आप लगातार यूसीसी का विरोध करते हैं, आप धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं। आप वही लोग हैं जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जब ओबीसी और एससी/एसटी समाज का आरक्षण खत्म कर दिया तो आपके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। उत्तर प्रदेश का नौजवान इसको भी ठीक है ऋचा जी, ठीक। प्रोफेसर जोशी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। डॉक्टर ऋचा सिंह जी ने समाजवादी पार्टी में महिलाओं की स्थिति का बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं। आप लोगों ने एक मिनट ऋचा जी, अब उनकी बात आ जाए, अब उनकी बात आ जाए, ऋचा जी अभी रुकिए, अभी रुको भाई ऋचा, अब उनकी बात आए, अभी रुक जाओ। अभी केवल जोशी जी की आवाज, ऋचा अभी रुकना होगा। केवल जोशी जी की आवाज, जोशी जी इनकी जरा इनसे कहिएगा, मैं इस तरह की बहस नहीं करता। जी आप बोलो, आपकी आवाज जा रही है, आपकी आवाज जा रही है जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे देश के विश्व के सोशल मीडिया पर है। नेहा दत्ता दुआ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा और दिल्ली की नेता, किस प्रकार की बातें इनके आला कमान के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए बता रही है। भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, ये किसी, मैं नहीं बोल रहा, समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही है, ये बोलने का काम कर रही है नेहा दत्ता दुआ, प्रवक्ता, पूर्व प्रवक्ता। कल जिन्होंने रिजाइन करा, उन्होंने कहा कि महिलाओं की के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। महिलाएं उसमें राजनीति नहीं कर सकती। जब मौका मिलता है आप परिवार को बढ़ावा देते हैं। एक मिनट अभी ऋचा, आप अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। अभी जोशी जी की आवाज, मैं इस तरह की बहस नहीं करता। अभी केवल जोशी जी की आवाज। अमिताभ जी, अरे भाई केवल आपकी आवाज जा रही है, आप बोलो ना, आप उधर मत उलझो, आप बोलो। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, महिलाओं की स्थिति का कल से पूरे वीडियो सोशल मीडिया पर देश में विश्व में दिखा जा रहा है। इनकी क्या स्थिति है पता चल गया है, और आज ये पाला बदल के उस पार्टी को कर रहे हैं जिसने इनको नेता बनाने का काम करा। माननीय अखिलेश यादव जी ने इलाहाबाद से इनको टिकट देने का काम करा, वो हमारे नेता ने देने का काम करा, महिला होने के कारण दिया, और हमने 9 में से 5 टिकट अभी उपचुनाव में महिलाओं को देने का काम करा। ये महिला सशक्तिकरण है हमारा। ये हमारी पार्टी के विजनरी लीडर माननीय अखिलेश यादव जी की सोच है। आप कितने टिकट दिए थे बताइए, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को कितने टिकट आपने दिए थे उपचुनाव में? केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की झूठी बातें आप करेंगे। सिमियानंद स्वामी ने बेटी बचाओ बेटी
बचाव करा, बीएचयू के लड़कों ने क्या करा, आप देश जानता नहीं ठीक है है, जोशी प्रदेश जी, जानता नहीं है। ठीक ठीक सैगर ने आगे क्या करा आपकी बात, पार्टी ठीक है के? जोशी जी आगे, समय कम है। रिचा 30 सेकंड फॉर यू, 30 सेकंड फॉर यू, ओनली 30 सेकंड। मान करके उसका दोबारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया कि नहीं किया, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा और आप नहीं देंगे, जनता आपको उसका जवाब देगी। ठीक ठीक ठीक। प्रेमकांत जी, क्या वो लोकसभा वाला नैरेटिव उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर हुए बाई इलेक्शंस में धूमिल हो गया? अब मिल्कीपुर में कोई नया नैरेटिव लाना होगा विपक्ष को? बेशक इसमें तो प्रयास करने ही होंगे, इनको मेहनत करनी होगी इसके लिए जी। और मैंने एक बात, बहुत सबसे पहली बात में एक बात जो कही थी कि अयोध्या, इस बात को पूरे विश्व भर से सुनना जो पड़ा, अब वो सिनेरियो वो हो गया, एक वो खुमार खत्म हो गया है। अब वो ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी ये है कि जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनको भी साथ में लेकर के चलती है, जो विकास के मुद्दे हैं उनको भी साथ में लेकर चलती है। तो कुल मिलाकर के ऐसे सिनेरियो में, और इस समय मैंने आपसे पहले ही कहा था कि महाकुंभ का जो दौर चल रहा है उसके रंग का असर तो पड़ना ही पड़ना है। तो ऐसी स्थिति में इस समय, और जो ताजा जो सबसे ज्यादा असर है, जो छवि है कहना चाहिए, वो छवि है गए हुए अभी गुजरे हुए उपचुनाव की। तो उपचुनाव की जो बातें हैं वो ज्यादा भारी पड़ सकती ठीक है प्रेमकांत जी, एक लास्ट टिप्पणी विजय जी से ले लो। विजय जी, वही सवाल, क्या जो लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में जो आप लोगों का प्रचार था उसको बदलने की जरूरत आ गई मिल्कीपुर में, क्योंकि वो चला नहीं अब उपचुनाव में? न सर जो हमारे एजेंडे हमारे वही रहेंगे, मगर हम आम जनता के लिए, जो आम जनता जो ज्यादा परेशान है बीजेपी के कार्यकाल से, बीजेपी के कदमों से, हम उनकी मांगों को लगातार उठाते रहेंगे और आजाद समाज पार्टी लगातार उठा रही है। संविधान एजेंडा हमारा वो रहेगा और मिल्कीपुर में हमारे जो पुराने एजेंडे हैं वही चलते रहेंगे। प्रेमकांत जी कह रहे हैं कि तब लोकसभा के चुनाव से और अब तक अयोध्या की भूमि में, फैजाबाद की भूमि में बहुत पानी बह गया। ठीक बात भी है, चीज़ें बदलती रहती हैं। मैंने अजीत सिंह की जब पहली बार हार हुई और सोमपाल शास्त्री जीते, तो मैंने सोमपाल शास्त्री मिलने आए, मैंने उनसे पूछा, शास्त्री जी आप जीते हो कि अजीत सिंह हारे हैं? तो बोले भाई जब अजीत सिंह जी हारे हैं, मैं जीता हूं ऐसा मैं नहीं कहूँगा। क्या किसी कारण से जनता उनसे नाराज थी इसलिए। उसी समय जोशी जी छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी हारे। क्या मुझे छिंदवाड़ा और बागपत दोनों जगह से पता लगा कि तमाम घरों में शाम को खाना नहीं बना दुख में। छिंदवाड़ा तो घर क्या जाता, बागपत में घूमा फिरा, लोगों से पूछा भाई तुम इन्हें तो हराया। बोले भाई साहब हम तो थोड़ा टाइट करना चाह रहे थे, चौधरी साहब हार जाए नहीं चाहते थे, बोले इसलिए खाना नहीं बनना, खाया। क्या ये सेंटिमेंट है भारत का। कई बार जनता चाहती थोड़ा पेच कस दें, अब इसमें कोई कंप्यूटर तो है नहीं, जनता है, पेच ज्यादा कस गया, चूड़ी टूट गई, लेकिन पब्लिक उसका कोर्स करेक्शन भी तुरंत करती है। क्या इंदिरा गांधी हराई गई? क्या ये गुस्सा था, हराना है, हरा दिया। राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया, रविंद्र सिंह नाम के एक नौजवान ने संजय गांधी को पटक दिया, लेकिन जनता को 2-2.5 साल में लगा कि ना भाई इंदिरा गांधी को रहना चाहिए। लो बदल गया मन। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हुए, उन्होंने एक नई इबारत लिखने का काम किया है। कई बार हम दूसरों के किसी विचित्र प्रयोग के चलते भी चुनाव में लाभ ले जाते हैं। ये चुनाव, इसका कोई आज तक एक फॉर्मूला एक नहीं जीत का, और हार के भी कोई एक कारण नहीं, 100 कारण, हार के जीत के भी 100 कारण। लेकिन मिल्कीपुर इस मामले में याद किया जाएगा कि वहां 3 उम्मीदवार दलीय आधार पर पर्चा भरे और तीनों पासी समाज से।
मेरे जैसा छोटी दिमाग का व्यक्ति नहीं समझ पा रहा कि ऐसी क्या विवशता थी। और पासी समाज का जो वोट है 55,000 60,000 जो भी मानिए, उसमें 3 हिस्सा तो हो गई। हिस्सा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि हिस्सा ना हो। अपनी रिश्तेदारी भर का वोट तो हर तीनों में हर आदमी उम्मीदवार पाएगा। तो जोशी जी, ऋचा जी, विजय जी, सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे, तिवारी जी भी, कि पासी समाज का जो वर्चस्व है मिल्कीपुर में, वो इस चुनाव में खत्म हो जाएगा। 50,000 में से 20,000 एक को मिल गया, 25,000 एक को मिल गया, 10,000 एक को मिल गया, 55,000, बात खत्म। उतना वोट तो बहुतों के पास है, बहुत और तमाम जातियों के पास है। एक दूसरी बात आई थी दलितों की। ये सियासत है और बड़ी विचित्र सियासत है। मुझे याद है 2012 का चुनाव चल रहा था, प्रचार, नेताजी कमान संभाले हुए थे। नेताजी ने कहा था कि जितने पार्क की मायावती ने बनवाए हैं, जहां ये हाथी खड़े किए हैं और मूर्तियां लगाई हैं, हमारी सरकार आई तो बुलडोजर चला देंगे सब, क्या, और मायावती को जेल भेज देंगे भ्रष्टाचार के आरोप में। ऐसा मैं तब भी जानता था कि ऐसा होना नहीं है, लेकिन बोला तो बोला। यही सियासत है। दलितों के मन में समाजवादी पार्टी को अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए अभी माइल्स टू गो वाली स्थिति है जोशी जी। बहुत दूर तक जाना होगा। आपके पास मायावती की पार्टी से जो वोट छिटका है, उसका छोटा हिस्सा आया। वो भी लोकसभा में आया जब कांग्रेस साथ थी। कांग्रेस के लोगों से पूछिए तो वो कहते हैं हम साथ थे इसलिए दलित आ गया। अब मिल्कीपुर में देखना होगा कि आप प्रैक्टिकली अकेले लड़ रहे हैं। लिखत पढ़त में हो सकता है कांग्रेस भी कहे हम समर्थन में, लेकिन प्रैक्टिकली अकेले लड़ रहे हैं। अकेले सपा, अकेले भाजपा, अकेले बाकी लोग, और सबके पास पासी। देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन लड़ाई पासी की भले ही हो, जो परिणाम आएगा उसकी समीक्षा अयोध्या धाम के आधार पर ही होगी। तिवारी जी सही कह रहा हूं ना? परिणाम वाले दिन पासी कोई नहीं याद करेगा ऋचा जी, तब अयोध्या के नाम पर चर्चा होगी, राम मंदिर के नाम पर चर्चा होगी। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।